मोदी के लिए भी यही कह सकते हो, मिलेनियम स्टार वो 60 के बाद ही बने, क्योंकि 12 साल में जो उन्होंने 10 साल में जो उन्होंने कमाया है ना, जो कुछ भी कमाया मोदी जी ने, वो उससे पहले यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, एक आप देखो। अब जब भी ये 7 साल पहले, मैं 7 साल बोलूंगी, क्यों पता है? क्योंकि उनका बड़ा प्रधान जब वो प्राइम मिनिस्टर बने ना, उससे पहले के 6 महीने, तब उनकी एज होगी शायद 63 होगी, क्योंकि अभी 69 कंप्लीट हुए। तो जब वो 63 की एज थी, 62 की एज थी, 60 उनके निकल चुके थे, शुक्र पावर में आ गया था। आपने देखा होगा जो मोदी जैकेट की शुरुआत हुई ना, वो उसी टाइम पे हुई। एक के बाद एक उन्होंने जो सूट और जो जैकेट पहनना शुरू किया, उनका नाम ही मोदी जैकेट पड़ गया। तो एक मोदी जैकेट के ब्रांड एम्बेसडर हमारे नरेंद्र मोदी हुए, और वो भी उनके शुक्र की वजह से, जो 60 के बाद उनको लाइमलाइट में लेकर आया। ठीक है, तो ये है वस्त्र में शुक्र का हमारा देखना, हम उसे किस प्रकार से लेते हैं वो बहुत जरूरी है। उसके बाद है यौवन, वैभव। यौवन तो मैंने कह दिया, 60 की उम्र में भी उनका ग्रेस 20 के बराबर हो जाता है। कोई भी शुक्र का, बलवान शुक्र का जातक, बलवान शुक्र का कहूंगी हम, ऐसे कोई भी नहीं, बलवान शुक्र का जातक होगा तो 60 की उम्र में भी उसका ग्रेस आपको 20 जैसा मिलेगा। और 2-4 नाम में ले लूं तो 2-4 नामों में है अनिल कपूर, उसके बाद श्रीदेवी। ये सारे जब वापस आए ना, 50 के बाद जब वो वापस आए ना, श्रीदेवी तो 60 रही नहीं पाई, अगर आ जाती तो सच में वो कमाल कर लेती, क्योंकि वही वृषभ लग्न, वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र और कर्क लग्न, इतना बलवान उसका शुक्र था। वृषभ इतना बलवान हो चुकी थी उसकी वृषभ राशि कि 60 के बाद तो वो शायद कयामत ला देती, इतनी बढ़िया उसकी इनिंग होती दूसरी। उसके बाद हम आगे जाएंगे, विलास, अहंकार। देखो, अगर वापस शुक्र अगर ठीक नहीं है, शुक्र अगर अशुभ ग्रह के साथ, शुक्र अगर राहु के साथ, तो विलासिता आ जाती, अहंकार आ जाता है, विषय सुख की कामना बढ़ जाती, भोग और उसके अलावा उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब हम आएंगे आगे, आसक्ति। आसक्ति, किसी भी चीज में आसक्त होना, अति भोगी होना, ये सारा बिगड़े हुए शुक्र की निशानी है। संगीत और संगीतज्ञ, ये भी आपको शुक्र ही बनाएगा। किसी भी संगीत के पीछे आपको लगा के, किसी भी गाने और उसके धुन के पीछे आपको लगा के उसमें घंटों तक खो जाना, यही शुक्र की साइन है। शुक्र के जातक को हम यही कहेंगे कि बस संगीत आ जाता है, वो उसकी भूख मिटा देता है। संगीत उसकी भूख होती है, शुक्र की भूख ही संगीत, शुक्र की भूख ही गीत है, शुक्र की भूख ही धुन है, तरज है, म्यूजिक है। घंटों तक म्यूजिक को कोई भी सामान्य शुक्र नहीं, लेकिन बढ़िया शुक्र, चाहे वो संगीतज्ञ नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक बजाना जानता है, उसको पता है म्यूजिक कैसे सरगम आती है, उसको सॉन्ग बजाना आता, कम से कम 10 से 50 सॉन्ग तो उसको आता होगा, चाहे वो संगीतज्ञ नहीं हो, क्योंकि म्यूजिक बलवान शुक्र की नस नस में होता है। आगे चलेंगे। अभी शुक्र को हमने जो भी लोगों के और लोगों की कला के, हमारे अंदरूनी सोच के, हमारी अंदरूनी कला, हमारे अंदर के प्रेम भाव, उन सब के लिए हमने शुक्र को लिया। अब हम लेंगे उसे देश के स्तर से लेंगे, मतलब अगर हम राष्ट्रीय स्तर से अगर शुक्र के फायदा, शुक्र का कारकत्व देखना चाहे तो वो हम कैसे देख सकते हैं। अब हम उस चीज को ध्यान में लेंगे, उस हिसाब से हम आगे इसका फलादेश शुरू करेंगे। तो उसका फलादेश हम अभी देश के स्तर से लेंगे। देश के स्तर से किसी भी ग्रह का फायदा और नुकसान दोनों चीज हम देखते हैं। फायदा अगर देखेंगे
तो किस प्रकार से हम उसका फायदा देखेंगे, अभी हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम किसी चीज की वजह से उसका नुकसान देखने जाएंगे तो नुकसान होता है तो क्यों होता है। अगर आपका शुक्र बलवान नहीं है, देश की कुंडली का देखो, शुक्र तो इंडिविजुअल देश की कुंडली कब बनी, तो कभी भी किसी भी देश में जब बड़े बड़े प्रसंग बनते हैं, बड़ी बड़ी मैटर होती देश में, किसी भी बड़ी मैटर के वक्त, बहुत बड़ी अगर मैटर हो रही हो तो उस वक्त की कुंडली और उसका देखने का तरीका बदल जाता है। हमें राष्ट्रीय कुंडली में शुक्र को किस प्रकार से देखना चाहिए, तो जब भी अगर कोई बड़ी बात राष्ट्र के हित में बन जाए या कोई चेंजेस आ जाए, कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ा चेंजेस आए, जैसे कि किसी दूसरे देश का आक्रमण आ जाए, जैसे गुलामी की जंजीर से हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब की कुंडली हम अभी कर रहे हैं। जब भारत की कुंडली कब की बनी हुई है, तो जब हम गुलामी की जंजीरों से आजाद बने, जब हमारा देश का संविधान नया बना और उस वक्त की जो भी कुंडली रची गई, हम सब उसी समय की कुंडली के ऊपर से अभी तक के सब जो भी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सब उसकी वजह से हम उस समय की ही कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब उसके बाद वापस कोई इतनी बड़ी बात तो हुई नहीं कि वापस देश की कुंडली फिर से बनाई जाए। जब ऐसा कोई प्राविधान हो, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात अलग बने थे, स्टेट बने थे, तब स्टेट की कुंडली वापस आई थी। इसी प्रकार से अगर मान लो कि बांग्लादेश या नेपाल या चाइना और इंडिया के बीच में अगर आज कुछ हो, आज कोई बड़ी बात हो जाए, बड़ी बात, कोई युद्ध जैसा कोई पीरियड बड़ा, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज आ जाए, तो वो आ जाने के बाद, वो खत्म हो जाने के बाद कौन जीतता है कौन हारता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है, उसके ऊपर से उसकी कुंडली फिर से बनानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि जब हम कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस में लाते हैं या कोई बड़ी ऐसी घटना बनती है देश के साथ, और वो समय की जो नया संविधान बना, मान लो कि ये हमारा जो भी डॉक्टर आम्बेडकर संविधान बनाकर गए, उसमें अगर हम बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस ला रहे हैं, साम्यवाद से अगर कोई दूसरे कम्युनिस्ट में अगर हम हमारी सत्ता को बदलाव कर रहे हैं, तब भी हमारी नई कुंडली बन सकती है। तो हमारे जब भी ये भारत की कुंडली जब आजाद हुए तब की है, तब के हिसाब से जब हमारा कुंडली का जो शुक्र जो उस वक्त बोलेगा, उस हिसाब से हमारी कुंडली पूरा प्रेडिक्शन होगा। तो जब भारत आजाद हुआ, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने, तब वृषभ लग्न की कुंडली बनी थी और पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली बनी थी, क्योंकि वहां हमारे संविधान बनने से कुछ समय पहले संविधान बना था। तो इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए और तब की जो कुंडली बनी थी, तो पाकिस्तान की मेष लग्न की थी और उसी दिन की भारत की वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न का मालिक होता है शुक्र। तो शुक्र की कुंडली के हिसाब से हमारी कुंडली, मतलब भारत की कुंडली में शुक्र बहुत बलवान है, क्योंकि लग्नेशी है शुक्र। तो शुक्र जैसे जैसे गोचर में अच्छा होगा या बलवान होगा, वैसे वैसे भारत के संविधान में उसके फायदे और उसके नुकसान का हमें बार बार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करें कि राष्ट्रीय कुंडली के हिसाब से हम शुक्र को किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो शुक्र के जिम्मे में, राष्ट्रीय विभाग में सबसे बड़ी बात आती है वो है देश की महिला। शुक्र महिलाओं का, वीनस देवी का कारक है, तो महिला का कारक अपने आप हो गया। आपको मैं एक बात बताऊं, भारत का वृषभ लग्न आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में एक बात बहुत फेमस है कि अमेरिकन सैलरी और इंडियन वाइफ
अगर जिसको भी मिल गया ना उसकी जिंदगी बन गई। अगर उससे उल्टा हो रहा है, अमेरिकन वाइफ और इंडियन सैलरी, जिसको भी मिल गई ना उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इंडियन वाइफ, भारतीय नारी, भारतीय स्त्री संस्कृति के बारे में हमने आज तक बहुत कुछ पढ़ा है, आप जानते हो। फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय नारी में खास बात है क्या। देखो, भारत में पद्मिनी के पीछे, पद्मिनी मतलब श्रेष्ठ प्रकार की स्त्री। अब अगर शुक्र की बात निकली है तो हमें स्त्रियों की 4 क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि स्त्रियों की 4 प्रकार की क्वालिटी मानी गई। 4 प्रकार की क्वालिटी का मतलब क्या है कि 4 प्रकार में स्त्रियों का वर्गीकरण किया गया है। अब वो 4 प्रकार क्या क्या है, तो उसका सबसे पहला नाम है पद्मिनी, उसके बाद है शंखिनी, हस्तिनी, तीसरा नाम है शंखिनी, चौथा नाम है चंडालिनी। ये 4 प्रकार में स्त्रियों का वर्गीकरण हमारे पुराने शास्त्र पाठों में हुआ है। अब इन चारों प्रकार को हम समझने की कोशिश करें। चारों प्रकार को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये 4 प्रकार में बेस क्या है, बेसिक क्या है। तो ये चारों प्रकार में स्त्री की शारीरिक, उसके शरीर की रचना बेसिक है। शरीर की रचना का मतलब हो गया कि उसका शरीर, उसके शरीर का गठन किस प्रकार से हुआ है। देखिए, जो पद्मिनी होती है उसके शरीर की रचना और बाकी अन्य स्त्रियों के शरीर की रचना में रात दिन का अंतर होता है। पद्मिनी के शरीर की, बताओ, पद्मिनी एकदम चली गई थी। पद्मिनी के शरीर की रचना और बाकी के शरीर की रचना में रात दिन का अंतर होता है, क्योंकि बाकी की स्त्रियां पद्मिनी के मुकाबले में शरीर के मामले में वीक होती। सबसे उत्कृष्ट शरीर, सबसे उत्कृष्ट शरीर का गठन, सबसे उत्कृष्ट शरीर की क्वालिटी अगर किसी स्त्री में है तो वो पद्मिनी में। सबसे ज्यादा कला, सबसे ज्यादा कला, स्त्रियों की 64 कला में माहिरगी, सबसे बढ़िया प्रेम और भोग में काबिलियत अगर किसी स्त्री की है तो वो पद्मिनी की, और उसकी रचना उसके शरीर से जानी जाती। अब दूसरे जो पैदान पे जो स्त्री का नाम आ रहा है वो है हस्तिनी। देखो, पद्मिनी, अब पहले पद्मिनी को मैं पूरा कर लूं। पद्मिनी में उसका शरीर, उसके शरीर की आंतरिक रचना कमल की भांति होती है, पद्म के भांति। पद्म जैसी उसकी सुगंध होती है, पद्म जैसा उसका शरीर होता है, जो बिल्कुल अंदर से कोमल और बाहर से भी कोमल। आपको पता है, कमल के 1000 पत्ते को इकट्ठा करो, कमल के या गुलाब की पंखुड़ियों को, क्योंकि पद्मिनी है ही फूल की तरह। अगर उसकी पंखुड़ियों 1000 पंखुड़ी को आप इकट्ठा करो और एक सुई, एक झटके में सुई उसके ऊपर लगाओ ना, तो वो 1000 के 1000 पंखुड़ी पत्तों को क्रॉस करके सुई 1 सेकंड में पार कर लेती, 1 ही सेकंड। इतना कोमल पद्मिनी का शरीर होता है। फूल जैसे कोमल है वैसे ही पद्मिनी का शरीर। पद्म कमल, बंद कमल और खुला हुआ कमल, आपको पता होगा, आप दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कमल को कीचड़ के बीच में क्यों रखा गया। आपको ये पता चलेगा कि पद्मिनी स्त्री को आप कीचड़ के बीच में ही पाओगे। कीचड़ मतलब ऐसे साधारण कादव नहीं। अगर साधारण कीचड़ को अगर आप साधारण कादव जानोगे ना तो उसमें कभी कमल नहीं खिल सकता। लेकिन इसके कहने का तात्पर्य ये है कि पद्मिनी की क्वालिटी कोई भी सामान्य आदमी जान नहीं पाता। आपके बीच में भी अगर कोई पद्मिनी होगी ना तो आप उसे नहीं पहचान पाओगे।
क्योंकि उसके आसपास का एरिया ही कीचड़ होता है। वहां से कीचड़ की ही वजह से ना पद्मिनी कमल की सुगंध आप तक पहुंचेगी, ना आपका हाथ उस तक पहुंचेगा, ना आप ये सोच भी पाओगे अरे ये कीचड़ है, कौन अंदर जाएगा। सामान्य आदमी यही सोचेगा अरे ये तो कीचड़ है, कीचड़ में कौन पैर रखे। कीचड़ में पैर रखने के लिए कमल कभी नहीं जाता। उस कमल को तोड़ने कोई भी सामान्य आदमी नहीं जाता। जिसको वो कमल की अहमियत है वो ही अंदर जाता है। और दूसरा, अगर भंवरा, अगर कोई ऐसी शक्ति जिसको आप ऐसा कह सकते हो कि दुर्जन शक्ति, दुर्जन व्यक्ति, उसको अगर पता चल जाए, अगर वो भंवरा बन के उड़ के भी वो कमल की तरह पास पहुंचने की कोशिश करे ना, तो कमल खुल के उसको भंवरे को अपने अंदर बंद कर लेगा और 24 घंटे के अंदर कमल तो वापस खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन भंवरा खत्म। तो पद्मिनी के अंदर ये शक्ति होती है कि वो दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट जन को, दुष्ट राक्षसों का भी नाश अपने शरीर की शक्ति से कर पाए। आपको मैं एक बात बता दूं पद्मिनी क्या होती है। आप देखो, जितनी भी मातृशक्तियां है ना, दुर्गा, काली, चंडिका, अंबा, ये सारी शक्तियां अपने अंदर भीतर एक आग की शक्ति लेकर पैदा हुई थी। मीराबाई, चलो वो तो कभी शक्ति या कोई त्रिशूल लेकर बाहर खड़ी नहीं हुई, लेकिन उसके पास भेजे गए सर्प की क्या हाल हुई, उसके पास भेजे गए जहर के कटोरे का क्या हाल हुआ। उसके आसपास कीचड़ी था। राणा उसको पहचान पाया? कोई उसको पहचान पाया कि इसके अंदर क्या शक्ति। पद्मिनी के भीतर इतनी बड़ी शक्ति होती है, कोई औरंगजेब भी चाहे ना, उसे पता भी चल जाए ना, तो वो मर जाएगा, लेकिन वो पद्मिनी तक नहीं पहुंच पाएगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। तो ये हमारा भारत का इतिहास। तो भारत का वृषभ लग्न आना नेचुरल है। भारत में शुक्र बलवान है ही, क्योंकि भारत में स्त्री शक्ति बलवान। भारत में स्त्री को माता कहा गया। भारत में स्त्री को, मातृशक्ति को पूजा गया है। आपको 64 जोगणियों के भरपूर मंदिर भारत में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये मातृकाएं, ये जोगिनी, ये सारी स्त्री शक्तियां हैं जिसे आप पद्मिनी कह सकते हो। दूसरी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये भी पद्मिनी, क्योंकि वो लड़ गई, दुनिया से लड़ गई। अपने बच्चे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गई। वो दूसरी है ना, वो राणा प्रताप के जो धाव माता थी, उनका नाम क्या था? पद्मा। शायद नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो धाव माता थी। धाव माता मतलब राणा प्रताप को लेकर वो भागी थी बचाने के लिए। और जब मुगल के सैनिकों को पता चल गया कि ये इनके 2 बच्चे में से एक बच्चा राणा प्रताप है, तो उन्होंने मांगा कि ला राणा प्रताप को दे। उन्होंने अपना बच्चा दे दिया। उन्होंने अपना बच्चा, पद्माता या ऐसा ही कुछ नाम है उनका, उन्होंने अपना बच्चा दे दिया मरने के लिए। क्योंकि मुगल तो उन्होंने तो वही सोच लिया कि जिसने बच्चा दे दिया, कोई माँ अपना बच्चा मरने के लिए नहीं देती। तो उन्होंने तो सोच ही लिया कि ये हमने प्रताप को मार दिया। राणा कुंभा शायद, वो आप हिस्ट्री चेक करना, हो सकता है नाम में मैंने गलती की हो, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, राणा उदय जी को, उनके राणा प्रताप के फादर को, हाँ, उनके फादर की बात है, ये फादर की बात है, सच बात। तो हाँ, उनके फादर की बात है। और वो जो धाव माता थी, उनको आज भी मंदिर है, आपको मिलेगा मारवाड़ में, उनका मंदिर मिलेगा। क्योंकि ऐसी स्त्री ही पद्मिनी हो सकती है और कोई सामान्य स्त्री नहीं। देखो, आपको पद्मिनी को सुंदरता के रूप में नहीं देखना है। आपको कोई सुंदर स्त्री मिल गई और ये पद्मिनी, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी शक्य नहीं। ये अंदर के गुणों की वजह से, स्त्री के अपने अंदर के प्रगटे हुए गुणों की वजह से वो पद्मिनी बन सकती, या वो पद्मिनी है इसलिए उसके अंदर ये गुण प्रकट हुए। ये दोनों एक दूसरे में पूरक है।
अगर वो पद्मिनी नहीं होती ना तो उसके अंदर गुण होने के संभव ही नहीं होता। वो उसका स्त्रीत्व ही इतना मजबूत होता है कि वो पद्मिनी के रूप में बाहर आ सके। आपको ये सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये 2 घंटे का पीरियड लिया है। स्त्री को सामान्य नहीं समझो आप। स्त्री एक ऐसी शक्ति होती है जिसको पूजा जाता है, वो पूजा के लायक होती है। अब हम दूसरी स्त्री की बात करेंगे, दूसरी क्वालिटी, वो है हस्तिन। उसके गात्र हस्ती के जैसे होते हैं, हाथी के जैसे होते हैं। उसकी चाल हथनी के जैसी होती, और हाथी को सबसे प्रिय, सबसे शांत और एक बहुत ही शुकनवंत प्राणी माना गया। आपको पता होगा युद्ध में राजा हाथी के ऊपर ही बैठेगा, और किसी भी प्राणी, देखो हाथी बहुत कम चलता है, बहुत स्लो चलता है, घोड़ा उससे ज्यादा फास्ट चलता है। बचने के लिए आपको घोड़े की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, हाथी ही लाया जाता है, क्योंकि घोड़ा कभी भी दुबक सकता है, घोड़ा कभी भी दगा दे सकता है, घोड़ा कभी भी अपने आप अपना गुस्सा बाहर निकाल सकता है। लेकिन हाथी और उसके ऊपर लगाई हुई अंबाड़ी के ऊपर जितना आप सेफ रहोगे उतना कहीं भी नहीं रहोगे। और हाथी के अंदर अप्रतिम ताकत है। अप्रतिम ताकत होने के बावजूद भी बड़े बड़े झाड़ को उखाड़ना, पेड़ को उखाड़ना, बड़े बड़े वजन वाले काम करना, लेकिन फिर भी वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, केला खा खा के अपनी ताकत बढ़ाता है। इससे बढ़िया प्राणी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। और सामने अगर हाथी दिख जाए ना तो सबसे बढ़िया शुकन होता है, क्योंकि वो हम ऐसे, जैनों में ऐसे ही मान्यता है, जैनों में ऐसा हकीकत है कि जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तब उसकी माता जो 14 सपना देखती है उसमें सबसे पहले गजवर, हाथी देखती है। जो 14 महास्वप्न है उसमें सबसे पहला स्वप्न ही हाथी। हाथी को सपने में देखना, इससे बढ़िया तो कोई शुकन होता ही नहीं। तो स्त्री की हस्तिनी के रूप में कल्पना, देखो पद्मिनी सबके हाथ में तो नहीं आएगी, पद्मिनी तो 4-5 लाख में एक स्त्री मिलेगी, तो बाकी के 5 लाख में से 1 लाख हस्तिनी भी चाहिए कि नहीं? उत्तम क्वालिटी की स्त्री हमें ना मिले, लेकिन सेकंड ग्रेड, सेकंड क्वालिटी की स्त्री तो हमें मिलनी ही चाहिए ना। ऐसे तो हर पुरुष सोचेगा, कौन नहीं सोचेगा। दूसरे नंबर पे हस्तिनी की क्वालिटी शुक्र के मामले में, क्योंकि वो शांत है, वो प्रतिभाशाली है, वो बड़े बड़े महान कार्य कर सकती है, इसलिए उसकी गणना हस्तिनी में हुई। तीसरे क्वालिटी में हम आएंगे। हाँ, हस्तिनी को अपना बचाव करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं। बोलो, हाथी को किसी का अपना बचाव करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है? नहीं पड़ती।